Bismillahirrahmanirrahim. Step to Learn YouTube channel for parents guidance and assistance. Important topic under discussion is pre-verbal, pre-language, pre-learning skills, which are the foundation skills for any sort of learning. आप कह लीजिए इसमें अब तक हमने डिस्कस किया लर्निंग प्रोसेस क्या होता है पिछले क्लिप्स के अंदर, और फिर उस ये प्री स्किल्स अगर के इंडिकेटर्स हमें कैसे मिलते हैं कि ये मिस हो गई हैं, और उनके मिस होने की वजह से जो उसमें बच्चे को डिफ़िकल्टीज आती हैं डेवलपमेंट के हवाले से, वो हमने डिस्कस किया. एंड नाउ विल डिस्कस कि प्री स्किल्स या प्री वर्बल स्किल्स, प्री स्पीच स्किल्स क्या होती हैं. डिफरेंट नाम इसके हमें मिलते हैं. कोई इसको प्री वर्बल कहता है, कोई प्री लैंग्वेज कहता है, कोई प्री लर्निंग कहता है, प्री स्पीच कहता है. डिफरेंट नाम हमें इसके मिलते हैं ये सब एक. इसको आप स्पीच के एरिया में देखेंगे तो ये प्री स्पीच स्किल्स बन जाएंगी. किसी और स्किल की लर्निंग के हवाले से देखेंगे तो ये प्री लर्निंग स्किल्स बन जाएंगी. वर्बल लैंग्वेज के हवाले से देखेंगे तो ये प्री वर्बल लैंग्वेज स्किल्स बन जाएंगी. तो है ये डिफरेंट नाम, बट बेसिक स्किल्स जो है वही है इसमें. विल सी द मैंने इसको दो कैटेगरीज में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. वन इज द बेसिक स्किल्स. बेसिक स्किल्स वो बेसिक स्किल्स हैं जिनका के प्राइमरीली होना ज़रूरी है बच्चे के अंदर एट अर्लीस्ट जितना भी हो सके फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग. नॉर्मल बच्चा मैंने बताया कि ये स्किल्स को जो है फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर इनको अटेन कर लेता है. बेसिक स्किल्स के अंदर अटेंशन, आई कांटेक्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस कि किसी ऑब्जेक्ट का परमानेंटली एग्जिस्ट करना, कॉजैलिटी कि किसी हर चीज़ की कोई कॉज होती है और उसका इफेक्ट होता है, मीन्स एंड कि एक हर चीज़ का एक इख्तिताम भी होता है जो स्टार्ट होती है, प्ले खेलना, मोटर इमिटेशन आप कह लें कि ये हमारे जो एक्शंस होते हैं उसकी नकल उतारना, कॉपी करना, साउंड इमिटेशन जो आवाज़ें होती हैं उनको कॉपी करना, उनकी नकल उतारना. ये बेसिक स्किल्स हैं जो कि एक स्टार्ट में एक बच्चे के पास होनी बहुत ज़रूरी होती हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लर्निंग. जब ये स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, कर जाती हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो स्किल्स उसको रिक्वायर्ड होती हैं या वो लर्न करता है एक नेचुरल वे में, उसमें मैचिंग आ जाती है, सिटिंग टॉलरेंस आ जाती है कि वो इन सीट बिहेवियर उसका हो, बैठ सके, चॉइसेस का होना, इमिटेशन जो पहले ज़रा बड़े लेवल पे हम देख रहे थे अब ज़रा और एक्यूरेट हो जाती है एक्शन और वर्बल में, इंटरएक्टिव प्ले और टर्न टेकिंग आ जाती है. प्ले सिंपल पहले प्ले था, अब वो इंटरएक्टिव प्ले में कन्वर्ट हो गया. फिर एट द सेम टाइम उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, सोशलाइजेशन आ जाती है, कॉग्निशन आ जाती है, अंडरस्टैंड करना चीज़ों का प्रोसेस ब्रेन का जो है, उसकी लैंग्वेज आ जाती है, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव बोथ, जॉइंट अटेंशन आ जाती है. प्री बेसिक स्किल्स के अंदर अटेंशन थी कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ को खुद तवज्जो दे सके. उसके नेक्स्ट लेवल पे उसकी जॉइंट अटेंशन आ जाती है कि वो किसी के साथ मिल के दो लोग एक चीज़ को अटेंटिवली उसमें इन्वॉल्व हो सकें. तो ये वो स्किल्स हैं जो कि बुनियादी तौर पे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं किसी भी तरह के किसी भी टाइप ऑफ स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए. वो एकेडमिक स्किल्स हों, लैंग्वेज स्किल्स हों, सोशल स्किल्स हों, प्ले स्किल्स हों, व्हाट्सएवर द थिंग इज़, ये बुनियादी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. विल सी देम वन बाय वन. अटेंशन, तवज्जो. तवज्जो उसको चाहिए होती है, क्यों? हमें कैसे पता लगे कि उसको तवज्जो में वो लैग कर रहा है या नहीं लैग कर रहा है? अगर बच्चा
अटेंडिंग स्किल्स या अटेंशन के हवाले से लैक ना कर रहा हो तो उसको अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड करने से मुराद मुड़ के देखना, बोल के कुछ कहना, आंखों से उस तरफ तवज्जो देना जिसने बुलाया है। तो ये तमाम जो उसके रिस्पॉन्सेज होंगे उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उसकी अटेंशन कैसी है। किसी खेल के दौरान उसमें अटेंशन देना, तवज्जो देना, इन्वॉल्व होना, ये भी हमें बताएगा कि उसकी तवज्जो कैसी है। किसी ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़ना, उसको देखना और उस देखने को प्रोलॉन्ग करना एक मखसूस मुद्दत तक के लिए, जब तक कि उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, इससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी अटेंशन कैसी है। किसी मुतहर्रिक हरकत वाली चीज़ को फोकस करना, देखना, इससे भी हमें पता लगता है कि उसकी अटेंशन कैसी है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट सस्टेन करना, मेंटेन करना और वक्त के साथ, एज के साथ जो ज़्यादा हो वो उसका जो इंटरेस्ट का टाइम है उसका बढ़ना, ये भी हमें बताता है कि बच्चे की अटेंशन कैसी है। जो कोई बड़ा या कोई दूसरा बच्चा जब कोई एक एक्टिविटी इनिशिएट करता है उसके अंदर उसका इन्वॉल्व होना, या कोई खुद ही एक्टिविटी उसने जनरेट की है तो उसके अंदर उसका इन्वॉल्व होना ज़्यादा देर के लिए, इससे भी हमें मालूम होता है कि उसकी अटेंशन है या नहीं है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी अटेंशन कैसी है। अब अगर इन चीज़ों में बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा ना हो या वो लैक कर रहा हो, फिर हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें उसकी अटेंशन पे काम करने की ज़रूरत है, उसको बोलना या उसको लिखना सिखाने से पहले। अगर वो ये काम नहीं कर रहा, ये बेस लाइन स्किल्स थी उसकी, तो उस सूरत के अंदर हमें उसको जो है पहले करना पड़ेगा इन एरियाज़ को फोकस। अगर हमने नोट कर लिया ये सारी चीज़ों का, ये यहाँ पे अटेंशन नहीं देता है, और एट द सेम टाइम जो दूसरे उसकी स्किल्स थी वो भी हमने नोटिसेबल है कि वो बोल नहीं रहा, कम काम अपना कर नहीं पा रहा, या वो एकेडमिकली नहीं लर्न कर पा रहा, राइटिंग नहीं कर पा रहा, तो हम उसको वो चीज़ें पहले नहीं सिखा सकते हैं। पहले हमें उसकी अटेंशन डेवलप करनी होगी। कैसे डेवलप करनी है, विल डिस्कस इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लिप इंशाल्लाह। लेकिन ये इंडिकेटर्स हमें बता देते हैं कि ही लैक्स इन अटेंशन, उसकी वजह से उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस उसकी वो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, कि लोग और ऑब्जेक्ट्स वो मौजूद होते हैं, ख़त्म नहीं होते अगर वो हमें नज़र ना आ रहे हों। इस कॉन्सेप्ट का डेवलप होना कॉग्निटिवली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को ये अंदाज़ा हो कि अगर मेरी मदर जो मुझे पहले नज़र आ रही थी अब सामने नहीं है मेरे, तो शी एग्जिस्ट्स। इससे बच्चा चीज़ों को लेबल करना सीखता है इवन जब वो सामने मौजूद नहीं होते। ये ऐसे ही है जैसे कि एक बॉल रोल करके नज़रों से ओझल हो जाता है, टेबल के या बेड के नीचे चला गया है, तो बच्चा उसको रियलाइज़ करता है कि वो मौजूद है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, और वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, टेबल के नीचे घुसने की या बेड के नीचे जाने की कोशिश करता है। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसको ऑब्जेक्ट की परमानेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ट हुआ है, और उसको ये पता है कि वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है ऑल्दो उसको नज़र नहीं आ रहा। सिमिलरली उसकी जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है उसमें वो रियलाइज़ करते हैं कि वो वर्ड्स
उन्होंने कैसे अटर करने हैं, जो वो अपने सामने होने की सूरत में भी कर सकते हैं, और जब उस ऑब्जेक्ट सामने नहीं है तो तब भी उसको अटर कर किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट का डेवलप होना भी उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कॉजेलिटी। कॉजेलिटी एक सेंसरी मोटर नोशन है बेसिकली, जो कि कम्युनिकेशन का प्री रिक्विजिट है, आप कह लीजिए, जरूरी है उसके लिए। दिस इज बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट। एक वजह होती है, उसके अगेंस्ट कुछ होता है, उसका, इन दोनों का, कॉज का और इफेक्ट का एक रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि बच्चा ये अंडरस्टैंड करता है कि रिक्वेस्ट करूंगा तो कुछ होगा। अब वो रिक्वेस्ट वर्बल, नॉन वर्बल, जेस्चरल कुछ भी हो सकती है। उसको ये अंदाजा होता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे कुछ भूख लगने पे अगर मैं रोऊंगा तो वो मदर आके उसको फीड दे देंगी। तो ही गेट्स दिस कॉन्सेप्ट एंड आइडिया कि मेरे इस तरह करने से कुछ होता है। वो अगर किसी चीज को पॉइंट करता है तो उसके अगेंस्ट वो उसको वो चीज उठा के कोई दे देता है, तो ही अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के एक ये कॉज होती है और उसके अफेक्ट में वो चीज़ उसको मिलती है, या कुछ कहा जाता है, या कुछ होता है। दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट एंड द चाइल्ड लर्न्स इट एट वेरी अर्ली स्टेज। जबकि वो बहुत छोटा होता है, वो रोता है और कोई उसको आके उसको देखता है, तो वो उस स्टेज में ये डेवलप कर लेता है। अब अगर वो मिस हो गई है तो हमें ये कॉजेलिटी जो है उसको सिखानी पड़ती है कि अगर आप बटन को दबाएंगे तो लाइट जलेगी, उसको दबाए बगैर लाइट नहीं जल सकती। तो ये इफेक्ट जो है इसका समझाना, कॉज एंड इफेक्ट जब तक ना हो तो हम अगली चीज़ें जो हैं लैंग्वेज से रिलेटेड या किसी भी स्किल से रिलेटेड हम उसको सिखा नहीं पाते हैं। मीन्स एंड, ये एक बेसिकली सीक्वेंस्ड सिग्नलिंग होती है मैसेजेस की, अपनी इंटेंशन की आप कह लें, कि बच्चा एक काम करना चाहता है आउटकम के लिए, किसी के लिए। वो रोता है, उसको दूध, रोने की कॉज उसकी जो होती है वो उसके भूख शायद है। अब जब वो उसको दूध मिल जाता है तो वहां पे उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ना कि वो दूध उसको मिलता ही रहेगा, आप कह लें। तो इस कॉन्सेप्ट का बिल्ट होना भी बहुत अर्ली स्टेज में बच्चे का डेवलप हो जाता है। उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि एक एक्शन इनिशिएट होता है, आउटकम मिलता है, और फिर वो एक स्टेज पे आके एंड हो जाता है। अब वो कोई लफ्ज़ भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, कोई बिहेवियर भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो आउटकम उसको मिलता है, और फिर उसके अगेंस्ट वो एक वक्त के ऊपर जाके वो चीज़ एंड हो जाती है। इस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे एक चाबी वाले खिलौने में हम चाबी भरते हैं, बच्चे को पता लगता है कि चाबी भर रहे हैं, घुमा रहे हैं, उसके बाद वो एक लिमिट तक चलेगा और फिर रुकेगा। अब जब वो रुकेगा तो दोबारा चलाने के लिए उसको दोबारा चाबी को घुमाना दरकार है, फिर वो दोबारा चलेगा। या वो एक स्ट्रिंग वाले खिलौने होते हैं कि आप उसकी स्ट्रिंग पुल करते हैं और उसको जब दोबारा स्ट्रिंग को पुल करके अब आप उसमें रख देते हैं फ्लोर पे, तो वो कार आगे को मूव करना शुरू हो जाती है, स्ट्रिंग रोल होकर अंदर जाना शुरू हो जाती है, और वो एक स्टेज पे आके वो जब स्ट्रिंग पूरी अंदर चल जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है। ये वही चीज़ है जो छोटे लेवल पे उस अंदाज से डेवलप हुई थी, और बड़ी एज के अंदर जब वो एक बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ के अंदर पार्टिसिपेट करता है, इंटरेक्ट करता है, वो बैटरीज उसमें डालता है तो वो चलता है। अब उसको मालूम होता है कि जब ये बैटरीज एग्जॉस्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो वो खिलौना रुक जाएगा, अब उसमें रिप्लेसमेंट चाहिए होगी बैटरी की। तो ये मीन्स एंड एक प्रोसेस जो है सीक्वेंसिंग का, मैसेजेस का, जो बच्चे की परसेप्शन में जाता है, अंडरस्टैंडिंग में जाता है, कॉग्निटिवली, इसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। उसको पता हो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जाता है, कुछ होता है, और फिर वो कम्युनिकेशन ख़त्म भी होना है, ना कि वो कंटिन्यू चलता रहना है।
तो ये बड़ी बुनियादी और बेसिक स्किल है जो कि बच्चा सीखता है अर्ली एज के अंदर। प्ले, इतना आसान लफ्ज़, खेल, लेकिन समटाइम्स ये हमें खेल खिलाना भी हमें मुश्किल लग जाता है। हम बच्चे को वो खेल खिला नहीं पाते हैं जिस तरह से उसके साथ इंटरेक्शन उसका होना चाहिए। बेसिकली थ्रू प्ले बच्चा एक्सप्लोर करता है और सीखता है। वो ट्रायल एंड एरर पे चल रहा होता है। वो कुछ खेलने के लिए कुछ काम करता है, सही हो जाए तो वो एंजॉय करता है, ना हो तो वो उसको रीट्रायल अटेम्प्ट करता है। तो ये प्रोसेस एक ऐसा है जिसमें कि बच्चा एक्सप्लोरिंग पे होता है, कुछ ना कुछ जान रहा होता है, सीख रहा होता है। बॉल को थ्रो करता है, फिर उसको अंदाज़ा होता है कि इससे तो वो बॉल दूर चली जाती है, फिर वो पास रखना चाहता है। वो एक्सप्लोर हिट एंड ट्रायल कर रहा होता है। अब वो उस चीज़ को फेंकेगा नहीं जो उसको अपने पास दरकार है। जो नहीं पास दरकार है वो उसको फेंकने की कोशिश करता है, बिकॉज यू नो वो उसके टच से निकल जाएगी। तो ये छोटे लेवल से खेल शुरू होता है और आगे बढ़ता जाता है। खेल बेसिकली प्ले, अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से, तो ऑटो सिंबॉलिक प्ले होते हैं जिसमें कि बच्चा प्रिटेंड कर रहा होता है अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को, आप कह लें, जो जैसे कि एक कप से कुछ पीने को वो प्रिटेंड करता है, पोज करता है कि मैं जैसे कप से पी रहा हूँ, है नहीं कप उसके पास, वो ऐसे ही हाथों से उसको प्रिटेंड कर रहा है कि वो उससे वो पी रहा है। दिस इज ऑटो सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले क्या होता है? जिसमें कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको सिंबल के तौर पे वो यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक किसी पेन को, मार्कर को, बनाना को, किसी चीज़ को उठा के वो कान से लगा के टेलीफोन का के तौर पे अगर वो रिप्रेजेंट करे और हेलो करने की कोशिश करे, तो दिस मीन्स कि वो सिंबॉलिक प्ले है। रिप्रेजेंटेटिव प्ले क्या होता है कि रोल प्लेइंग उसमें आ जाती है। ये अराउंड 2 इयर्स की एज में बच्चा सीखता है। वो डिफरेंट लोगों के रोल्स को प्ले करता है, लाइक अपने ही पेरेंट्स के एंड पे, टीचर्स के, अपने फैमिली मेम्बर्स के किसी के रोल को वो प्रिटेंड करता है कि वो जैसे वो वाला एक्ट पार्ट कर रहा है। तो ये प्ले इम्पॉर्टेंट होता है, एक एज के साथ डेवलप होता है और इंटरैक्टिव नहीं होता। स्टार्ट में ये अकेले वाला होता है और उसमें ग्रेजुअली जो है वो इंटरैक्टिव प्ले की तरफ बच्चा चला जाता है। डिफरेंट टाइप्स हमने बात की, इसमें वो बच्चा छोटी एज से वो उनको सीखना शुरू कर रहा होता है। सो विल कंटिन्यू दिस। अभी तक हमने प्ले डिस्कस किया, नेक्स्ट के अंदर हम इमिटेशन और ऑनवर्ड वाली जो स्किल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल फॉर पेरेंट्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड असिस्टेंस, and share it to the maximum people. Thanks a lot.